गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछला जो हमने काम किया था बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था आपका, और सेकंड चैप्टर के भी मैंने रीडिंग, कठिन शब्द और शब्दार्थ करा दिए थे। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, उन्हें समझ में नहीं आया था, तो सेकंड चैप्टर की रीडिंग, शब्दार्थ और कठिन शब्द मैं दोबारा कराऊंगी। जिन जिन बच्चों के छूटे हैं वो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उस समय हमारा सेशन समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे, तो इसको मैंने यहीं पे रोका था। हम इसको फिर से करेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक काम और करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 से संबंधित एक स्टार बना करके छोटा सा जानकारी दी गई है कॉपी पे। अब देखें आप पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे दुनिया की छत, ये जो दिया गया है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से संबंधित एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, छोटा सा लेख दिया गया है, और ये आपको चैप्टर नंबर 1 को समझने में और मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर जो 1 था हमारा, वो तिब्बत की कहानी थी, तिब्बत की एक कहानी थी। तो तिब्बत से संबंधित ही ये लेख है, तो पहले हम इसकी आज रीडिंग करेंगे, और उसके बाद आज ही हम फसलों का त्यौहार की चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि ये मैं पहले करा चुकी हूँ, तो इसकी एक नॉर्मल रीडिंग करेंगे, ठीक है। दुनिया की छत, पेज नंबर 11। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। किसी भी लोक कथा, अब जैसे हमने इसके पहले एक लोक कथा ही पढ़ी थी ना, लोक कथा का हमारा नाम क्या था? राख की रस्सी। बहुत मज़ेदार और अच्छी कहानी थी। तो ये एक लोक कथा है। इस लोक कथा को अच्छी तरह से समझने के लिए, जहाँ के जिस क्षेत्र से संबंधित वो लोक कथा है, मैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी जो कि तिब्बत से संबंधित है, तो ये जो जानकारी है तिब्बत को लेकर है, जिस इलाके से वह कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है, ठीक है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। छत हम किसे कहते हैं? किसी भी इमारत में, बिल्डिंग में, मकान में छत किसको कहते हैं? जो सबसे ऊपर होती है। तिब्बत को छत क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है, वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो इसलिए तिब्बत को दुनिया का सबसे ऊंचा शहर होने के कारण दुनिया की छत कहा जाता है। जैसे हमारे घरों की छत होती है, वैसे तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, पठार क्या है? पठार को अगर हम परिभाषित करें, तो हम उसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, एक ऐसा भूभाग, ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, एक ऐसा भूभाग, ज़मीन का टुकड़ा जो है तो ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पे स्थित है, ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन उसमें वो नोकदार नहीं है। पहाड़ जैसे आपने देखा ना, पहाड़ कैसे होते हैं? नोकदार होते हैं, ऊपर सिरे होते हैं उसमें, लेकिन इसका जो 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 ज़मीन का हिस्सा है वो समतल है, उसकी सतह सपाट है, ठीक है। तो उसे हम पठार कहते हैं। पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा है। मतलब वो मैदान से ऊंचा है, लेकिन पहाड़ से नीचा है, और सपाट है। सबसे बड़ी बात, सपाट है, समतल है। तिब्बत के पठार खड़े हैं ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक है। इन पहाड़ों की खासियत है कि ये रंगीन दिखते हैं, कई रंगों के दिखते हैं। अब क्यों रंगों के दिखते हैं, इतने अलग अलग रंगों के, इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, उन्होंने तुलना करी है कि तिब्बत के पहाड़ इतने रंगीन दिखते हैं, ऐसा लगता है देखने में कि जैसे किसी बच्चे को, जब बच्चा ड्राइंग करता है तो क्या होता है, उसे नहीं पता होता ना कि पहाड़ किस रंग के रंगने, पेड़ किस रंग के बनाने हैं, या किस चित्र में कौन सा रंग भरना है। उसको तो जो रंग अच्छा लगा वो उसने चित्र में भर दिया। ठीक उसी तरह ये पहाड़ ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा लगता है किसी बच्चे ने रंग भर दिए हों। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और अनाज, खनिज पदार्थ हैं। मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी है, मतलब कई प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, और कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते हैं। यानी कि हर पदार्थ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो अपना रंग दिखाता है, और हर पदार्थ का रंग अलग होता है, ठीक है। आप जानते हैं तांबा का रंग अलग है, लोहे का रंग अलग है, मिट्टी का रंग अलग है, तो हर पदार्थ का रंग अलग होता है। कोई भी पदार्थ हो उसका अपना एक रंग होता है।
जब उस पर सूरज की घटती और बढ़ती रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, वो सभी पदार्थ अपने अपने रंग के संग चमकते हैं, जिसके कारण ये जो पठार हैं और ये जो पहाड़ हैं वो रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, वहाँ की जो हवा है वहाँ पे नमी बहुत कम है, मॉइस्चर बहुत कम है, इस वजह से वहाँ बरसात और बर्फ़बारी होती है। यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। बर्फ़बारी यानी बर्फ़ गिरना और बरसात ये कब होती है, जहाँ की हवा में नमी ज़्यादा होती वहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ की हवा में नमी कम होती वहाँ वो कम होती है। तिब्बत में नमी बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती, बर्फ़ नहीं गिरती और बरसात भी बहुत कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। खुश्क मौसम मतलब सूखा, नमी नहीं है तो खुश्क सूखा मौसम है। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत का एक विशेष पूर्व की तरफ स्थित भाग है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, बाकी सब जगह पहाड़ हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। कहने का तात्पर्य है तिब्बत बहुत ही विभिन्नताओं से जुड़ा हुआ देश है। वहाँ पर अलग अलग जिसे कहते हैं प्रकार का माहौल मौसम मिलता है। कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं पथरीली भूमि है, कहीं रेत है, ठीक है, कहीं पेड़ पौधे हैं। विभिन्नताएं बहुत हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। जो ऊपर पहाड़ हैं तिब्बत से ऊपर, उनकी जो बर्फ़ पिघलती तो उससे तिब्बत में बहुत सारी झीलें हैं। 1500 झीलों का आंकड़ा बताया गया है कि 1500 झीलें हैं। इनमें मानसरोवर झील का नाम बहुत नाम है। मानसरोवर झील आपने भी नाम सुना होगा, कैलाश मानसरोवर। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में सांगपो कहते हैं। ठीक है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। ऊंचाई पर ठंडक बढ़ जाती है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठंड बहुत होती है। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। घर बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। वहाँ की जो घर एक विशेष शैली में बनाए जाते हैं, उनके घर बनाने का एक तरीका है। तो कैसे बनाते हैं? लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर बनाते हैं। हमारी तरह ये ईंट मिट्टी और सीमेंट के नहीं, लकड़ी के घर होते हैं। लोग अब मिट्टी व पत्थर के सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। पहले मतलब जो पुराने ज़माने की बात की गई, वहाँ ज़्यादातर लकड़ियों के घर होते हैं जो कि अभी पाए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ सीमेंट और मिट्टी और इसके क्या नाम है पत्थरों के घर भी बनने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। मतलब वहाँ का जो भूमि बनाने का एक कला है बड़ी उत्कृष्ट है और बहुत श्रेष्ठ तरह के भवन वहाँ पर मिलते हैं। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी हुई बनाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हम अपने आसपास देखें तो दीवारें कैसी बनी होती, बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन से 90 डिग्री के कोण पर सीधी खड़ी होती हैं। लेकिन तिब्बत के घर होते हैं तो वो जो होती हैं वो अंदर की तरफ झुकी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई बनाई जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? भूकंप से बचाव के कारण। इससे मकान में स्थायित्व ज़्यादा होता है, मजबूती ज़्यादा होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। शहर का एक नाम दिया है तिब्बत में उपस्थित, जिसका नाम है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ठीक है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। मतलब उस शहर की तुलना तिब्बतियों के दिल के रूप में की जाती है। ठीक है। बहुत सुंदर शहर है। तो ये जो क्या नाम है लेख था यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये लेख हम कि सिर्फ प्रश्नोत्तर के लिए, इसमें से कोई प्रश्नोत्तर नहीं आएगा आपको। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए है, ताकि आप पिछले अध्याय में पिछले पाठ में दी गई लघु कथा, जो कथा दी गई थी लोक कथा, उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इससे कोई इस ज्ञानवर्धन के लिए लेख था, इससे संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कोई जानकारी जानना, इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ 2 जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है, फसलों का त्यौहार। हम इस पाठ की आज रीडिंग करेंगे। मैं इस पाठ को पहले भी समझा चुकी हूँ। कल इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ में आपको दोबारा करवाऊँगी। ठीक है। शुरू करते हैं। फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोगसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोगसी का मतलब है अंगीठी।
कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेखक बता रहे हैं खिचड़ी का त्यौहार, खिचड़ी जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे खिचड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है, खिचड़ी एक पकवान भी होता है, एक खाने का भोज्य पदार्थ होता है। यहाँ पर उसका तात्पर्य खिचड़ी का उस भोज्य पदार्थ से ना होकर मकर संक्रांति के त्यौहार से है। और वो बता रहा है कि जब हम त्यौहार मना रहे हैं, नॉर्मली जनवरी में आते आते जनवरी के मध्य में ये त्यौहार मनाया जाता है तो धूप होने लगती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है इसका। यहाँ पर धूप भी नहीं हो रही है और सूरज 10 दिन से दिखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब ठंड है लेकिन लोग अपने दिनचर्या शुरू कर चुके हैं, तो घर की चहल पहल से पता लग रहा है कि समय काफ़ी हो चुका है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना, केरा मतलब केले, केले के पत्ते आए कि नहीं, अपनी भाषा में वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आज ई लोग के उठे के नई खे का, बोल जल्दी तैयार हो कस, मतलब एक बुज़ुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों का आज उठने का है कि नहीं, वो उठेंगे कि नहीं, देखो उनको बोलो जल्दी तैयार हों, अब तो उठने में ही भलाई है। लेखक कह रहे हैं कि अब तो उठने में भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माड़ मतलब आप अपने कपड़ों को कलफ करते हैं, स्टार्च करते हैं, तो उससे कपड़े कड़क हो जाते हैं और उसमें चमक आ जाती है, उसी को माड़ कहते हैं। और माड़ का मतलब गाँवों में आज भी चावल बनाते समय उसका पानी जो पका हुआ होता है वो निकालते हैं और उस पानी में कपड़ों को डाल के कड़क करते हैं। तो आज भी ये प्रथा कई जगह पे है, उसे भी चावल का माड़ कहते हैं। ठीक है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देख कनकना देता, पापा ने कहा। पापा जो लेखक हैं उनके पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी में हमने ऐसी ठंड कभी नहीं देखी, ऐसी देह जो सारी देह कनकना दे। कनकना दे का मतलब क्या, कप कप आ दे। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी। लेखक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने धोती पहनी, शायद धोती में भी उन्हें ठंड लग रही थी। सामने मचिया मतलब एक छोटा बैठने की पीढ़ा या छोटी सी खाट पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल के रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, मतलब उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। लेखक बता रहा है उनकी दादी का एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। मतलब इतनी सफ़ेद, तो उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, उनके बाल भी सफ़ेद हैं, तो धुली धुली सी, मतलब साफ़ सी, बड़ी अच्छी सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे जिस पर तिल, मिठा का मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। मतलब हमें मतलब लेखक को ये निर्देश मिले हैं कि इन सभी चीज़ों को छुएं और प्रणाम करें। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। लेखक की सारा बता रहे हैं उनके घर में क्या कर रहे हैं। उनकी जो अप्पी दीदियाँ हैं, उनकी जो दीदी हैं, उनका नाम लेगा अप्पी दीदिया, कि वो आज बुरी फंसी। बुरी क्यों फंसी? क्योंकि जो आज के दिन का खाना है, विशेष खाना है, चावल और चूड़ा, ठीक है, चूड़ा और दही, वो चूड़ा दही उन्हें पसंद नहीं और उन्हें खिचड़ी भी पसंद नहीं है। लेकिन आज जो त्यौहार है उस दिन यही खाना बनता है और फरमाइशी मतलब अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है यहाँ मैं फिर बताऊँगी, खिचड़ी से तात्पर्य खिचड़ी के त्यौहार से ना, खिचड़ी खाद्य पदार्थ से ना होकर के खिचड़ी के त्यौहार मकर संक्रांति से है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया एक जगह का नाम है, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना यहाँ की खिचड़ी जो अभी तक हम मना रहे थे। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब चूँकि वो अपने घर में खिचड़ी मना रहे हैं और स्कूल में जो हम मनाते थे उससे तुलना कर रहे हैं। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो किसी को आती है, किसी को नहीं आती, जो उड़ा लेते हैं वो उड़ाते हैं, जिनको नहीं आती उड़ाने की कोशिश करते हैं। कितना मज़ा आता है। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा और आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने हुए चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब कुछ देर पे बच्चे खेल रहे हैं और बाकी जो स्कूल का अन्य जो मास्टर जी हैं और जो और लोगों के नाम दिए हैं, ये सब मिलकर के खिचड़ी बनाते थे। किस पे? ईंट से बने हुए बड़े चूल्हे पे, बड़े बड़े कड़ाहों पे।
हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका, मतलब पतंगों को रख देते थे, सुस्ताने का मतलब आराम करने देते थे, और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्यौहार। अब यहाँ पे कभी जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, ढंग चाहे कैसा भी हो, तरीका किसी कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये त्यौहार बहुत आनंद और खुशियों का त्यौहार है। बहुत मज़ा आता है इस त्यौहार में। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी के मध्य माह में नई फसलें आ जाती हैं, और इन फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार, मतलब हर भारत के हर प्रदेश में उसके नाम अलग हो सकते हैं, पर वो फसलों से जुड़ा होता है। फसलों के आने की खुशी में मनाया जाता है, और हर क्षेत्र में मनाते हैं। कई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब सबके त्यौहार मनाने के कारण अलग अलग है। कोई फसलों के आने की खुशी मनाता है, कोई कहता है कि अब जो दिसंबर की शुरुआत और जनवरी की शुरुआत की ठंड थी वो धीमे धीमे कम होना, उत्तरोत्तर कम होना शुरू हो जाएगी धीमे धीमे, और फसलें तेज़ी से बढ़ेंगी, पकेंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। सभी का रंग और ढंग अलग होता है, मतलब अलग तरीके से मनाते हैं, अलग परंपरा से मनाते हैं, लेकिन एक मूल भावना सबकी होती है। सभी फसलों के आने की खुशी का इजहार करते हैं और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उत्सव मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, अब देखिए अलग अलग नाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी में से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। एक ही विषय से जुड़ा हुआ त्यौहार है, लेकिन हर प्रदेश में उसके अलग अलग नाम है, मनाने का तरीका अलग है। वो क्या क्या तरीके हैं वो हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के संग मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, मतलब उत्सव चलता है। जश्न का मतलब उत्सव। 4 दिन तक झारखंड में क्या बोलते हैं, सरहुल। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, मतलब वहाँ पर झारखंड में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग वो जो जनजातियाँ हैं वो अलग अलग समय पर इन्हें मनाती हैं, अलग अलग प्रकार से। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, क्योंकि नए फूल आने शुरू होते हैं, तो उसी को प्रकृति के नए आगमन का प्रतीक मान के उन फूलों की पूजा करते हैं, और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और कहीं वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, मतलब उसमें पूरे में घूम के रात भर नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे का मतलब साफ किए हुए, झाड़े हुए, ठीक है, तो बुहारे मतलब साफ़ किए हुए और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घरों घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? बड़ा प्रश्न किया है। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, मतलब उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। रात भर जागते हैं, नृत्य करते हैं, फिर घरों घरों जाके चंदा मांगते हैं। चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। और उसके बाद खाने पीने और खेलों का दौर, मतलब इतना करने के बाद फिर वो खाते पीते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं और खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इतना सब करने के बाद तीसरे दिन पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं, ठीक है। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगले फसल में बोया जाता है। धान की पूजा होती है और आशीर्वादी धान से क्या तात्पर्य है बेटा? प्रसाद। आप भी घर में आपके कोई पूजा होती है तो प्रसाद लेते हैं, है ना, भगवान का भोग जिसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आशीर्वादी धान से भी वही तात्पर्य है, प्रसाद। तो जब जिस धान से वो पूजा करते हैं और आशीर्वादी धान जो मिलता है, जो प्रसाद के रूप में मिलता है, वही धान अगली फसल में बोया जाता है। भगवान के भोग के रूप में उसको रखते हैं, आशीर्वाद के रूप में रखते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों, अब देखो तमिलनाडु अभी तक कहाँ पढ़ा हमने? झारखंड का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान
कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए हल्दी, साबुत हल्दी को मटके के मुंह से चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उबाल आता है, उफान आता है, का मतलब उबाल आता है और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल एक तरह की राइम है, ये कविता है। क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं। यानी पोंगला पोंगल का मतलब क्या है? अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, खिचड़ी में उफान आ गया। इस तरह से ये शब्द कहते हुए वो खुशी मनाते हैं। अब गुजरात देखिए, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान में जिधर नज़र उठाएं शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हज़ारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। मतलब उस दिन गुजरात में इतनी पतंगें उड़ाई जाती हैं कि सूर्य भी दिखना बंद है। तुलना की गई है कि इतनी ज़्यादा पतंगें, इतनी रंग बिरंगी, इतने विभिन्न आकारों की उड़ाई जाती हैं कि तुलना करी है उन्होंने कि सूर्य भी ढक जाता है। तो इतनी ज़्यादा पतंगें आसमान में छा जाती हैं। कुमाऊँ में अब यहाँ देखो, गुजरात का हो गया आपका कुमाऊँ में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। आटे और गुड़ को गूंथकर आपस में पकवान बनाते हैं और उनको अलग अलग आकार पे, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी, फूल आदि, मतलब अलग अलग वो आटा, गुड़ और आटा मिला करके उसको गूंद करके अलग अलग आकार के पकवान बनाए जाते हैं। पकवान को फिर तला जाता है घी या तेल में। उसके बाद एक माला में पिरो लिया जाता है। माला के बीच में संतरा या गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गंडेरी का मतलब क्या हुआ? गट्ठर, जो मतलब जिसे कहते हैं, जैसे गन्ना हुआ, गन्ने का ढेर लगा दो तो कहेंगे गंडेरी बना दी उसकी, है ना। तो संतरे और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि उत्साह के संग करते हैं। मतलब बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। सुबह बच्चों को माला दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले, ऐसा मतलब कहा जाता है कि जब बहुत ठंड पड़ती, दिसंबर और जनवरी की शुरुआत की ठंड कड़ाके वाली, तो उस समय जो पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ, वो पहाड़ों से चली जाती हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। समझ में आया क्या कहने का तात्पर्य है? बाकायदा उन पक्षियों को वापस अच्छे मौसम में आने पर बुलाने के लिए पकवान बनाए जाते हैं। प्रकृति के कितने मित्र हैं ये लोग, देखिए प्रकृति से कितना अच्छा संतुलन है इनका। उनको बुलाने के लिए बाकायदा पकवान बनाए जाते हैं और पकवानों को सुबह बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चों जगह जगह उनको तोड़ के उस माला में से वो खाने की चीज़ें जो पकाई थी रात में, उन्हें तोड़ के इधर उधर बोल के देकर पक्षियों को बुलाते हैं। और क्या गाते हैं देखिए, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। ये एक लोकगीत है, वहाँ के स्थानीय क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत, वहाँ की परंपरा से जुड़ा हुआ। जब वो खाने की चीज़ें फेंकते हैं तो इस गीत को गाते हैं और गाने के बाद गाते गाते ही अंत में जो अपने मन की इच्छा होती है वो ईश्वर से अपनी कामना, जिसे कहते हैं विश मांगना, है ना, तो वो विश मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। आपने सुना होगा ना, लोग नदियों में मकर संक्रांति को नहाते हैं, संगम स्नान करने जाते हैं, गंगा नदी में नहाते हैं। अपने नज़दीकी जो भी नदी आप उनको मिलती उपलब्ध, तो उस दिन नदियों में नहाना शुभ माना जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। ये परंपरा है, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा। इतनी ठंड होती है जनवरी में, फिर भी ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं, है ना। उसको ये अपने मोक्ष से जोड़ते हैं, अपने पापों के से उद्धार से जोड़ते हैं कि मतलब हम इसकी डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप मिट जाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की भी जगह नहीं होती, एक मुहावरा है, ये लोकोक्ति है। इसका तात्पर्य क्या है कि वहाँ इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं होती बिल्कुल। तिल से याद आया, अब देखिए तिल रखने की जगह नहीं होती, एक मुहावरा था और तिल से याद आया। लेखक कितनी मज़ेदार बात कह रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना यानी कि हवन करना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मतलब इस पूरे त्यौहार में तिल बहुत महत्वपूर्ण है। तिल आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पकवान बनाएंगे, उसी से हवन करेंगे, उसको पानी में डाल के नहाएंगे। अनेक प्रकार से अलग अलग प्रांत के अनुसार उसका प्रयोग उस दिन वो सभी करते हैं।
तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। अब लेखक इतनी सारी जानकारी देने के बाद आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में यह त्यौहार किस तरह मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, या इनमें जो वर्णन नहीं किया उससे अलग भी कोई तुम्हारा तरीका है जिसका कुछ नाम है तो वो तुम बताओ। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। आपस में अगर आप कन्वर्सेशन करें, बात करें, तो ये बस तय है कि कई बार आप आपस में अपनी सहेली से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, तो ऐसा होता है, जानकारी में आपके आएगा कि आपके यहाँ ये त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है, इसमें आपको ये परंपराएं निभाते हैं, और आपसे 10 कदम की दूरी पर रहने वाली आपकी सहेली के यहाँ वही त्यौहार अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये भारत विभिन्नताओं का देश है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण हमारे देश की खूबसूरती है। और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार से संबंधित ये लेख, इसमें केवल एक त्यौहार का वर्णन किया गया जो कि फसलों से संबंधित है, जिससे पूरे भारत में अलग अलग तरह से, अलग अलग नाम से, अलग अलग परंपराओं के साथ निभाया जाता है, जिसका वर्णन लेखक ने किया है। इस पाठ की रीडिंग खत्म होती है। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ मैं कल आपको कराऊंगी। एक बात महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको जरूर देना चाहूँगी, जो कि मैं आपके लिए आवश्यक भी है। कोई भी नया पाठ जब शुरू होगा, आप आज मैंने ये फसलों का त्यौहार पाठ शुरू किया, इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आप मुझसे तब तक पूछ सकते हैं जब तक ये पाठ चल रहा है, ठीक है। अगला पाठ शुरू होते ही, यानी कि जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 3 शुरू होगा। पार्ट 3 शुरू होने के बाद मैं इस पार्ट की क्वायरीज़ को, आपकी परेशानियों को सॉल्व करना बंद कर दूंगी। इस पार्ट की परेशानियां मैं तब तक दूंगी जब तक ये पार्ट चल रहा है, और जब अगला पार्ट शुरू हो जाएगा तो मैं उस पार्ट की परेशानियों को सॉल्व करूंगी। अगर कोई परेशानी आती भी है तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा समाधान है, आप हमारे साथ साथ चलें। आज जितना काम कराया उसको आज के आज डन करें, कंप्लीट करें, तो आप पिछड़ेंगे नहीं। और जब आप साथ साथ चलेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।